हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट के एग्जामिनेशन में हैं, जो क्लास ट्वेल्थ में हैं, जो ग्रेजुएशंस के बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हैं। उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा धांसू होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि जितने भी हमारे प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें जो भी हमारी वेराइटीज़ हैं बेसिकली, वो सभी हमारी क्या कहलाती है? वो सभी हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। और उनको कंजर्व करके रखना, उनको सिक्योर करके रखना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी हमारे एनिमल, प्लांट, छोटे बड़े सभी सभी जितने भी प्लांट एनिमल हैं, सभी के सभी जो है, जब हम उनको कहीं ना कहीं बचाते हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को बचाते हैं या फिर उन्हें सिक्योर करके रखते हैं या फिर उन्हें कंजर्व करके रखते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस कहते हैं। अब पिछले लेक्चर पे जैसा कि मैंने आपसे पार्क के बारे में बात किया था, बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात किया था, नेशनल पार्क्स के बारे में बात किया हुआ था, और मैंने बात किया था बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी मैंने आपसे। ये सभी जो हमारे होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क वगैरह, ये भी कंजर्वेशंस के ही एक रूप होते हैं, एक टाइप होते हैं, जहाँ पे हम एनिमल का कंजर्वेशंस करते हैं इनके द्वारा। मतलब नेशनल पार्क्स के द्वारा कर सकते हैं हम लोग कंजर्वेशंस कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। मतलब हम लोग कंजर्वेशंस के कई तरीके होते हैं, उसी को आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि कंजर्वेशंस के कई तरीकों में कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली फाउंडेड एरिया होते हैं, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बस वहाँ पे आदमियों के आवाजाही को बंद कर देना होता है, ध्यान में रखना होता है कि कौन सा एनिमल बीमार है, उसकी रक्षा कर देनी होती है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शेर ज़्यादा हो गए हैं, डियर कम हो गए हैं किसी जंगल में। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को जो बैलेंस किया जाता है, ये हम ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से करते हैं। बट ये दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा एक्स सीटू और एक है हमारा इन सीटू। तो सबसे पहले हम लोग इन सीटू के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स सीटू के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेन पहली बात आपको ध्यान में रखनी थी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस कि मतलब जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है एनिमल और प्लांट की, उसको कैसे हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं। एक इसमें दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशंस। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हम इन सीटू कंजर्वेशंस के अंदर लाते हैं, और ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसको हम लोग एक्स सीटू के अंतर्गत लाते हैं। मतलब दोनों में भलाई हमारे एनिमल की ही होगी, दोनों में फ़ायदा हमारे एनिमल का होगा। बट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि कौन से कंजर्वेशन से कितना फ़ायदा होता है, कौन सा नेचुरल टाइप होता है, कौन सा आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन स्ट्रेटजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेनली टू बेसिक स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जब हम किसी भी एनिमल और प्लांट को रखते हैं, लाइक अ नेचुरल इन्वायरमेंट इज व्हाट, मान लीजिए कि आपका कोई एक खेत है और आपके उस खेत में अगर कोई भी एक पंछी रह रहा है या कुछ भी रह रहा है, तो आप उस खेत में बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो, उसको चारों तरफ से क्या कर दो, कवर अप कर दो, और कवर करके उसे एक नेशनल पार्क बना दो। नेशनल पार्क कहने का मतलब ये है कि भाई पहली बात, वो एनिमल केवल और केवल आपके खेत में है, तो जाहिर तौर पे लोग उसको देखने भी आ सकते हैं, तो दिखाने में भी मतलब सही रहेगा, और साथ में उस एनिमल को फील होगा कि वो अपने नेचुरल जगह पे है, नेचुरल इन्वायरमेंट में है, इसलिए उसको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो बाहर है। तो उसकी ग्रोथ, उसकी रेट, उसका रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो फीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करेगा, फील फ्री रहेगा। मतलब किसी को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही जब हम कंजर्व करके रखते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसके लिए क्या किया कि जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने अलग अलग जगह बना ली, जैसे सेंचुरीज बना लिया, जैसे आपका ये बना लिया, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स बना लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आती हैं। मतलब हम जहाँ पे थे, मान लो कोई प्लांट है, कोई आम का पेड़ है, वो आप ही के खेत में ज़्यादा उग रहा है, तो आप बस कुछ मत करो, उसको वहीं पे उगने दो। ये नहीं कि उसको उखाड़ के ले आओ आप दूसरे जगह पे लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो है वहीं पे उसको ग्रो करने देना है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है?
ये बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हम कहीं दूसरी जगह से एनिमल या फिर प्लांट को ला करके किसी दूसरे जगह पे लगाते हैं, उसके दो पर्पज हो सकते हैं, दो तीन पर्पज हो सकते हैं। रिसर्च पर्पज हो सकता है उसके पीछे का पर्पज हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस बनाने का एक पर्पज हो सकता है, उसके पीछे का पर्पज हो सकता है भाई उस जगह पे वो प्लांट ना होता हो, यहाँ पे उस प्लांट को रखने के लिए ये एक पर्पज हो सकता है। तो कई पर्पज हो सकते हैं इन सीटू और एक्स सीटू के लिए, जो आपको ध्यान में रखने हैं। 1 मिनट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि इन सीटू में कौन कौन से चीज़ें आती हैं जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और एक्स सीटू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब एक्स सीटू के अंदर जैसे मान लो कि क्या है कि आप किसी भी सीड को, मान लो कोई प्लांट खत्म होने वाला है तो आप उसकी सीड को कलेक्ट कर लीजिए, है ना। कोई एनिमल है तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारी एक्सीटू के अंतर्गत आती है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट के हट करके होती हैं। बेसिकली ये आर्टिफिशियल मेथड होती हैं, मतलब इसको ह्यूमन बीइंग करता है। तो वही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम किसी एनिमल और प्लांट का कंजर्वेशन उसके नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट से हट करके करते हैं, तो इस चीज को हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। सिंपली आपको इसको समझ लेना है। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। सबसे पहले है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन को हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन के भी नाम से जानते हैं। अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर हम प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही कंजर्व करके रखते हैं। तो पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सो इट इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ टोटल इकोसिस्टम इन प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब कि जो वहाँ पे एक इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है। पहली चीज़, जितने भी आपके नेचुरल इन्वायरमेंट वाले जगह पे होता है, मतलब इन सीटू में वहाँ एक इकोसिस्टम मेंटेन होता है। व्हाट इज द इकोसिस्टम, जहाँ पे प्रे भी हो, प्रेडेटर भी हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आप इकोलॉजी थोड़ा पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि पहले प्रोड्यूसर होता है प्लांट, फिर उसको डियर खाता है, फिर उसके बाद उसको एनिमल, बड़े एनिमल खाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे इकोसिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई इकोसिस्टम में हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब इकोसिस्टम उस जगह पे बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है। कहाँ पे, इन सीटू कंजर्वेशंस के अंदर। तो हमें उस एरिया के अंदर उस इकोसिस्टम को बनाते हुए वो बिगड़ने ना पाए। ऐसा नहीं कि शेर ज़्यादा हो जाए, डियर कम हो जाए, वो बनाते हुए वहाँ पे हम एनिमल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे नेशनल गेम पार्क्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं। पहले वीडियो बना चुका हूँ सभी टॉपिक के ऊपर, तो भाई आप लोग जा करके इसको देख लीजिएगा। सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन पे वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग जा करके एक बार देख लीजिएगा। स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी हाल ही में वीडियो बना है जो काफ़ी कमाल का है, तो आप जा करके विजिट कर सकते हैं। एंड रामसर साइट्स, ये बहुत ज़्यादा वेटलैंड जो आजकल बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड में बहुत सारे एनिमल्स को हम स्टोर करके रख रहे हैं, प्लांट को हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं। ये नेचुरल होता है, मतलब इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो कि कहीं किसी बड़े एरिया में शेर पाया जा रहा है किसी जंगल में, तो अब वो शेर केवल उसी एरिया में, पूरे इंडिया में पाए जा रहे हैं, तो हम उस पूरे एरिया को क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे। कवर अप करने का मतलब उस पूरे एरिया को हम लोग ऐसा कवर करेंगे कि वहाँ पे कोई भाई, मतलब उसका प्रॉपर ख्याल रखना है कि कोई शेर वगैरह बीमार हो रहा है तो उसके इलाज में क्या है, इकोसिस्टम वहाँ का कैसा, ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए वहाँ पे काम करते हैं। बट शेर को लगना चाहिए कि ये नेचुरल है भाई, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है कि कहीं जू जैसा। जैसे जू होता है ना, वहाँ पे एनिमल को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, कई जगह से एनिमल को पकड़ के जिराफ ला दिया, कहीं शेर ला दिया और एक जगह पे रख दिया, ये जू होता है। ये XC2 में आएगा, ठीक है। मतलब उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से हटा के आप ला रहे हो। अब जिराफ कहाँ मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो भाई आप वहाँ पे लेकर के आओगे तो दिक्कत तो करेगी ही करेगी। तो वो XC2 कंजर्वेशन होता है, उस तरह से भी कंजर्वेशन हो सकता है। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन में द फर्स्ट वन इज रैमसर साइट है। रैमसर साइट तकरीबन 19 रैमसर साइट्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। 19 रैमसर साइट जो वेटलैंड्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आपको 5 देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रख लेनी है कि रैमसर साइट आपको 19 देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो घोषित किया गया है वो 5 जगह को घोषित किया गया है। नेशनल गेम पार्क्स हमारे पास 94 हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास 502 हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 18 इन नंबर हैं, जो कि आपको काउंट करके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हैं हमारे इन सीटू जो इंडिया में पाए जाने वाले हैं। जहाँ पे अगर हम रैमसर साइट्स की बात करें तो आपके सामने जो ये बगल में इमेज मैंने डाली है ताकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहे,
बोरिंग ना लगे आपको, तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही ये इमेज है हमारे अस्थमुड़ी कायल, मतलब कि ये अस्थमुड़ी कायल जो जगह है, और वेबानातु कायल जो है ये केरला में है आई थिंक जो है। तो उस जगह पे ये बेसिकली पाए जाते हैं, और इस जगह पे आप देख लीजिएगा किस जगह पे है, लोकेशंस को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं भी कमेंट से नीचे ऐसे डाल दूंगा, मैं नीचे से वीडियो एडिटिंग के टाइम पे डाल दूंगा। तो अष्टमुड़ी कायल जो है और हमारा वेबानाटू कायल जो है वो बेसिकली रैमसर साइट्स में आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है खूबसूरत सी जगह। अगर मैं बात करूँ रैमसर साइट की, तो ये हमारा ओल्डेस्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट कन्वेंशन है। मतलब इस मेथड का इस्तेमाल हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, रैमसर साइट्स का इस्तेमाल। द ओनली ग्लोबल कन्वेंशंस फोकस अटेंशन ऑन एंड वेटलैंड। हम पहली बात तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस एरिया में जो भी हम लोग रैमसर साइट बनाते हैं वहाँ पे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वेटलैंड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पानी वगैरह की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रैमसर में अगर मैं बात करूँ तो ईरान वेयर 18 कंट्रीज साइंड द कन्वेंशन ऑफ 2 फरवरी 1971 जो है, तकरीबन 18 कंट्री ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया वेटलैंड बनाने के लिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है वो हमारा फरवरी 2 को मनाया जाता है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इंडिया में, तो अस्थमुड़ी कायल और वेबानाटू कायल जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर रैमसर साइट के। बाकी बहुत सारे रैमसर साइट है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे रैमसर साइट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड है, जैसे कि जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है उस वेटलैंड को। तो कुछ ऐसे भी वेटलैंड हैं जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रैमसर जो हमारा वेटलैंड है उसके अंदर कौन कौन से नाम, तो अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम आपको रैमसर वेटलैंड के देखने को मिलते हैं। और लेटेस्ट अभी मेरे को जहाँ तक अभी एक झटके में एक डेट सामने आई, 21/7/2020 कबाल्टल वेटलैंड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको जूम करके देखना है, आप देख लीजिएगा, इमेज काफ़ी कमाल की। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड रीजन में अगर आप देखिए तो कितने सारे वेटलैंड आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको काफ़ी वेटलैंड देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो केरला वगैरह के साइड में आपको वेटलैंड वगैरह देखने को मिलते हैं, बट उतने नहीं हैं जितने आपके उत्तराखंड, यूपी और गुजरात एरिया की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वेटलैंड्स हैं जो कि इंडिया में हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से वेटलैंड है वो यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं क्रम के हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये इमेज आपको मिल जाएगी भारतीय वनस्पति संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे आप जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल और ह्यूमन मेड जो वेटलैंड होते हैं उनमें जैसे कि इनलैंड, मार्सेस, रिवर, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एटसेट्रा। कोस्टल और मेराइन में आपके लगून्स, एस्चुरीज, मैंग्रोव, कोरल रीफ, सी ग्रास बेड्स एटसेट्रा, मतलब जो हमारे पानी वगैरह में होते हैं, है ना। एबव ग्राउंड में अगर मैं बात करूं, ग्राउंड से ऊपर जो हमारे वेटलैंड टाइप का होते हैं जैसे कास्ट और केव्स जो रहने वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। डीप ओशन में भैया कोई रहना नहीं पसंद करता है, तो हम लोग डीप ओशन को इसके अंदर नहीं रखते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वेटलैंड, रैमसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया है जिसमें आपके टोटल 46 की लिस्ट यहाँ पे अभी तक दिखाई गई है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में एक अनदर टाइप में जिसका नाम है नेशनल गेम पार्क्स। आपको पता है कि नेशनल गेम पार्क्स का बहुत एरिया नहीं होता है, बट इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल गेम पार्क्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या काम करते हैं नेशनल गेम पार्क्स, क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने जो ये नेशनल गेम पार्क्स बना हुआ है इसका नाम है इरेविकुलम नेशनल पार्क्स का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। इरेविकुलम नेशनल पार्क जिसमें आप झील, झरने, पहाड़ वगैरह देख रहे हो। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन। यहाँ पे एनिमल्स को हम लोग एक लीगली रूप से प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम कंजर्व करके बिना मतलब का रखते, नहीं, प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं। साथ में स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है इस जगह पे किसी भी चीज़ को, प्रिजर्वेशन, प्रोपेगेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई मान लो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है तो वहाँ पे भी हम उसको
यहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, साथ में उसको प्रोपेगेशंस का भी काम करते हैं, प्लांट वगैरह का, एनिमल वगैरह का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, स्ट्रिक्टली रोकी जाती है, सच एज ग्रेजिंग, मतलब आप वहाँ चरा उरा नहीं सकते, कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते, हंटिंग बहुत बड़ी मनाही है, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे बिल्कुल रोकी गई हैं कि आप यहाँ के वन क्षेत्र को कटाई वटाई भी नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे रोकी गई है। प्राइवेट ऑनरशिप एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट परमिटेड। यहाँ पे आप कोई भी घर या मकान इस एरिया के अंदर नहीं बना सकते हो नेशनल गेम पार्क्स के अंदर। तो टोटल 94 नेशनल गेम पार्क्स इंडिया के अंदर हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इरेविकुलम नेशनल पार्क है जो कि आपका इदुक्की में है। अगर मैं बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, PKD यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दो नेशनल पार्क्स, इरेविकुलम नेशनल पार्क्स और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये एरिया स्ट्रिक्टली होता है, इस जगह पे आप प्रॉपरली ये सारे काम नहीं कर सकते। अगर उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, तो ये भाई बहुत ही कमाल की चीज़ होती है और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह को बहुत ही ज़्यादा पाला जाता है। तो ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है थट्टेकाड सेंचुरी परम्बिकुलम, ओके ठीक है, थट्टेकाड सेंचुरीज परम्बिकुलम, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी इसको पढ़ते हो। तो ये जो सेंचुरीज़ है, जो बगल में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये यहीं का डायग्राम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आर, ये इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया होती है, जो कि लीगल प्रोटेक्शंस होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू आती हैं, ऑफर्ड ओनली फॉर एनिमल, और ये एनिमल्स के लिए जानी जाती हैं। अब हर एक तरह के एनिमल के लिए, जैसे मान लो कोई बर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि बर्ड जो है वो अगर इस जगह पे पाई जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस बर्ड को यहाँ पे पालना है, ठीक है, उस बर्ड को एक्सटिंक्ट नहीं होने देता है। और इसमें बहुत सारी स्पेसीज और भी होती हैं इंडेंजर्ड, जिसको इस जगह पे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओनली फॉर एनिमल, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये एनिमल्स का प्रोटेक्शंस करते हैं। प्राइवेट ऑनरशिप परमिटेड टू लिमिटेड एक्सटेंट, केवल कुछ ही लोगों के लिए प्राइवेट ऑनरशिप इस जगह पे देखने को मिलती है, सभी के लिए नहीं होती। जैसे साइंटिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, या फॉरेस्ट हो गए, या वहाँ पे काम करने वाले लोग हो गए, उनकी कॉलोनी वगैरह यहाँ पे रह सकती है, बट अदर कोई नहीं। करेंटली 502 सेंचुरीज़ जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है, क्योंकि इनके नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि आप अगर इतनी ज़मीनें में लोगों को नहीं रहने देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। तो 502 सेंचुरीज़ इंडिया के अंदर है, जिसमें आपके सामने कुछ नाम सामने हैं। आगे की तरफ बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया जा चुका है, आपको बताया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनकी जो पूरी ज़मीन होती है वो काफ़ी कैटेगराइज में डिवाइड होती है। ऐसा नहीं, मतलब एक कोर जोन होता है, उसके बगल में एक ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन में कोई भी एनिमल, मतलब कोई भी ह्यूमन वगैरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बेसिकली 3 रीजन में बटा हुआ होता है, जिसमें एक कोर रीजन होता है जो मेन उसका फॉरेस्ट होता है, दूसरा बफर रीजन होता है जहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम चलता है, और एक ट्रांजिशन रीजन होता है जहाँ पे लोकल पॉपुलेशंस वगैरह भी रह सकती हैं। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा होता है, ये सब रुकने उकने के लिए होटल वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। इसके अंदर भी हम कई तरह के स्पेसीज़ को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसकी अपनी जगह पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को। एग्जाम्पल की बात करें तो अगस्त माल्या जो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, अगस्त माला जो है ये आपका नाम है अगस्त माला। अब ये शायद, आई थिंक, मुझे नहीं पता, आप लोग देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये कहीं अगस्त ऋषि के नाम पे तो नहीं पड़ा हुआ है, आप बताइएगा। केरला में है। बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये 23/9/1987 में बताया गया था नीलगिरीज, और इंडिया का पहला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये रहा आपके सामने बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेल। अब उसके बाद अगर हम इन सीटू कंजर्वेशंस की बात करते हैं तो एक दूसरा इन सीटू कंजर्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें जान लेनी है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं, दीज आर इंटरनेशनली वेल नोन बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये
सबसे ज़्यादा मतलब इसको इंटरनेशनली रूप से इस एरिया को जाना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, आइडेंटिफाइड बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और इसको नॉर्मली हम लोग नेशनली नहीं इसको डिसाइड करते हैं, ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की पूरी कमेटी मिल करके इस चीज़ को डिसाइड करती है कि भाई इस जगह को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएंगे। और उसकी डिमांडिंग, उसकी जो पूरी की पूरी जो उसकी खर्च आती है वो इंटरनेशनल से ही आती है, ठीक है। तो डिसाइड किया था दे आर कैरेक्टराइज बाय सर्टेन जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टिव फीचर। और इस एरिया को ये बताया जाता है कि भाई वो एरिया की बहुत ही विशेषता हो, उसकी जियोलॉजी बहुत अच्छी हो। जियोलॉजी मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत एडवांस हो, बहुत अच्छी हो, वहाँ पे कोई अच्छे अच्छे एनिमल रहा करते हों, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट उस जगह पे बनाया जाता है। बायोलॉजिकली उसमें एनिमल रहते हों, इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्टिव को देखते हुए उस एरिया को डिसाइड किया जाता है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिसाइड किया, जैसे एक काजीरंगा है। बेसिकली राइनोज वगैरह के स्टोरेशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी था उसको। और उसके बाद में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यूपी में, इस दोनों को जो है हमने बनाया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व ही दोनों की दोनों, बट आपको ध्यान में ये नेशनल पार्क्स हैं, काजीरंगा एंड दिस वाज द बायोस्फीयर रिजर्व, बट इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया गया है क्योंकि इन दोनों पार्क्स में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट और जियोलॉजी कंडीशंस की बहुत ही हैवी डिमांड है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कौन से हैं, तो दो के नाम आपसे पूछता है, तो आप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूपी, काजीरंगा असम, ठीक है। ये नेशनल पार्क है, वो बायोस्फीयर है। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशंस की। तो ये ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है, ये जो एरिया होता है उस एरिया से थोड़ा सा हट करके दूर पे होता है, मतलब ये नेचुरल इन्वायरमेंट से हट करके होता है। मतलब हम इसको क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को दूसरी जगह से लाते हैं और किसी ऐसी जगह पे पालते हैं जो कि उसका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता, मतलब कहीं से पकड़ के ले आओ और वहाँ पे पालो। तो अगर हम ऐसा कुछ कंजर्व करते हैं, जैसे ऐसा सीड वगैरह का कंजर्व करते हैं, तो हम इस चीज़ को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर हम कई चीज़ों को कंजर्व करके रख सकते हैं। पहली बात तो हम पूरे एनिमल को रख सकते हैं कंजर्व करके, पहली बात पूरे प्लांट को भी कंजर्व करके रख सकते हैं दूसरे इन्वायरमेंट, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से ला करके। और कई दफ़े हम उनके सीड को कंजर्व करके रख लेते हैं, कई दफ़े हम उनके डीएनए को कंजर्व करके रख लेते हैं, है ना। तो हम कंजर्व करके उनके जर्म प्लास्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर हम ना केवल कंप्लीट प्लांट और एनिमल को कंजर्व करते हैं, बल्कि उसमें पाए जाने वाले जो जीन बैंक्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो सीड वगैरह हैं, उनको भी कंजर्व करके हम रख सकते हैं ताकि मौका आने पे हम उन प्लांटों को दोबारा ग्रो करा सकें। अगर कोई प्लांट खत्म हो रहे हैं तो आप उनके डीएनए को स्टोर करके रख लो ताकि जब फिर से कंडीशन उनके लिए फेवरेबल हो आप उससे क्लोनिंग करके नए प्लांट्स बना सको। ये सभी जो कंजर्वेशन किया जाता है ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जो ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है, जो एनिमल और प्लांट के नेचुरल इन्वायरमेंट से हट करके होता है, इसी चीज़ को हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन का नाम देते हैं। दिस इज ऑफ साइट कंजर्वेशन एनिमल एंड प्लांट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ये उनके नेचुरल हैबिटेट से हट करके जगह पे होता है। दिस इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर सम इंडेंजर्ड स्पेसीज। ये बहुत ही ध्यान में रखना है कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कहीं पे कोई स्पेसीज है, लगातार उस जगह पे उस स्पेसीज को नुकसान ही पहुंच रहा है, फायदा नहीं, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो आप एक काम करो, आप उस जगह से उस एनिमल को उठा करके लेके चले आओ। जब मान लो हिरन ही है, अगर कोई विशेष हिरन है और बार बार शेर उसको खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, अब भाई साहब वो पहुंच गए एक्सटिंक्शन के कगार पे। अब आप क्या करोगे, उसको उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा, उसको एनिमल उसका शिकार कर लेगा, मार के फेंक देगा उसको। तो आपको क्या करना है कि उस एनिमल को दूसरे जगह पे लेके आना है, वहां पे उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देनी है, और प्रॉपर इन्वायरमेंट देने के बाद उसको रिप्रोडक्शंस करवा करवा करके जब उसके नंबर्स बढ़ जाए तो अगेन आप उसको वहां पे ले जा करके छोड़ दो। तो इस तरीके से हम इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उसको बेसिकली एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत लाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में पसंद होना चाहते हैं तो उनको इन सीटू में करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में मर रहे होते हैं, यानी इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच जाते हैं, खतरे के निशान पे पहुंच जाते हैं, तो उनको उठा करके दूसरी जगह पे लाया जाता है, उसको हम लोग एक्स सीटू कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि चिड़ियाघर, जूस, बोटेनिकल गार्डन है, जीन बैंक है, पॉलन बैंक है, सीड बैंक है, जर्म प्लास्ट बैंक है, टिश्यू कल्चर है, क्रायो प्रिजर्वेशन सेंटर है, एटसेट्रा। तो मैं एक चीज़ के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, पॉलन बैंक, सीड बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक के बारे में, और ये सभी
एक्स-सिटू कंजर्वेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है जू। तो भैया जू की जो शुरुआत की गई थी वो बहुत समय पहले, तकरीबन करो तो एम्परर वेन वांग कंस्ट्रक्टेड जो थे आपके जो द एम्परर वेन वांग कंस्ट्रक्टेड 600 हेक्टेयर, जो 600 हेक्टेयर में उन्होंने क्या किया, गार्डन ऑफ इंटेलिजेंस जिसको नाम दिया गया है उस जगह को, वहाँ पे भाई साहब इन्होंने तकरीबन 12th सेंचुरी में इस चीज़ को जो है भाई वो शुरुआत किया। जो जू था उसकी हिस्ट्री यही है। और अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने टाइगर और पैरट को पालना शुरू किया। द रोमन टुक मेनी एनिमल्स आउट ऑफ वाइल्ड फॉर देयर एम्फीथिएटर एंटीक्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रोमन्स भी जो कहीं ना कहीं थे वो एनिमल्स को लेकर के आते थे बाहर से और यहाँ पे इसको रखते थे, पालते थे। एंटीक मतलब कुछ विशेष चीज़ों के लिए, मतलब जो एनिमल होते थे जो काफ़ी लोग देखना चाहते थे उनको लेकर के आते थे। जैसे आपको मैंने कहा कि भाई जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को क्या था कि भाई ये टाइगर और पैरट के शौकीन, तो ये उसको पाला करते थे। तो इस तरीके से ये लोग बहुत ही बाहर से बहुत स्पेशल टाइप के टाइगर और पैरट लेकर के आते थे। और शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई थी एम्परर वेन वांग से, और भाई ये तकरीबन 12th सेंचुरी BC से जो है इनकी शुरुआत हो गई थी। लंदन जू इन रीजेंट पार्क वाज ओपनड ऑन 27th of April 1828, और लंदन जू को जो है लोगों के लिए ओपन किया था तकरीबन 27 अप्रैल 1828 में। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो लंदन जू का एक इमेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे जिराफ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लंदन जू इन रीजेंट पार्क वाज ओपन ऑन 27th of April 1828 में इसको जो है वो ओपन किया गया था। ठीक है, तो अगर मैं, ये थी हिस्ट्री आपके जूस की। अगर मैं बात करूं कि इनकी एम्स की, कि जू का मेन एम क्या होता है, तो जू का जो मेन एम होता है हाउस होल्ड एनिमल फॉर ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शंस। हमें क्या होता है कि जो एनिमल आपके इंडेंजर्ड कंडीशंस में हैं या फिर जिनके नंबर कम हो रहे हैं उनको ब्रीडिंग करा करके उनको लोगों के सामने लाना, उनके बारे में बताना। जू का मेन यही एम होता है कि भाई ब्रीडिंग वगैरह कराओ, लोगों को उसके बारे में बताओ कि भाई इसको आपको कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी एम होता है एजुकेट द पब्लिक। उसके बाद होता है द वर्ल्ड जूस कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एस्टिमेट दैट देयर आर 1100 जू इन द वर्ल्ड, दे रिसीव ओवर 600 मिलियन विजिटर्स इन एनुअली। अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू बहुत सारा जूस को फ़ायदे भी होते हैं, और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 1100 टोटल जो जू हैं वो वर्ल्ड में हैं, जिनसे तकरीबन 600 मिलियन लोग जो है हर साल विज़िट करने के लिए आते हैं जू में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग वहाँ से एजुकेट होते हैं, कितना ज़्यादा एनिमल के बारे में जानते हैं वहाँ पे, और जानते हैं कि कौन से एनिमल का क्या मतलब इंडेंजर्ड है, कि कैसे एनिमल कहाँ पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जू में आपको बताई जाती। भैया मैंने कभी नहीं विज़िट किया, आप विज़िट करके देखिएगा क्या बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जू के अंदर जो एक एनिमल को सक्सेस, मतलब जू सक्सेस मतलब जिस एक एनिमल को बचाया गया, वो एक एनिमल का नाम है द अरेबियन ऑर्निक्स। बहुत ज़्यादा फेमस एनिमल है। तो ये अगर बात करूं तो दिखने में आपको लगेगा जैसे कोई हिरन वगैरह है, डियर वगैरह है। तो अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट डिलिब्रेट यूज ऑफ जू वाज द प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ अरेबियन ऑरिक्स। और जू के थ्रू हमने सबसे पहले जो है इन्हीं एनिमल्स को जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार से बचाया था, मतलब नष्ट होने से, पूरी तरह से मरने से हमने अरेबियन ऑरिक्स को जो है वो बचाया था। दीज एनिमल वर हंटेड बाई बेडुइन एज टेस्ट ऑफ मैनहुड थे, जिसको हम लोग बेडुइन बोलते थे। और ये जो आदमी होते थे ये लोग क्या काम करते थे कि इसका शिकार किया करते थे। तो इसीलिए ये जो एनिमल थे धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गया। आपको पता है कि हमारे कुछ एक्टर हैं जैसे सलमान खान हैं, वो भी क्या काम करते हैं कि भाई हिरन वगैरह को मार करके, तो आपको पता है भाई जेल वेल की सज़ा हो जाती है उससे। तो भाई देखो, अगर आप इन एनिमल को नुकसान पहुंचाओगे, इतने ब्यूटीफुल इतने सुंदर एनिमल, मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, बस फोटो देख लिया और लगा दिया। बट भाई मत करो ऐसा, एनिमल को मारना वैसे भी भाई मतलब खराबी होता है। बट आगे चलो बात करते हैं। वेन स्पीयर्स वर स्वेप्ड फॉर मशीन गन्स एंड नंबर डिक्लाइन। और उसके बाद क्या किया गया कि लोगों ने इसको शिकार अपने खाने पीने के लिए भी मारना शुरू कर दिया, जिससे ये एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गए, इनका नंबर घटना शुरू हो गया। तो भाई इसलिए इनको जू के थ्रू हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर मैं और एनिमल की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त एनिमल के बारे में है।
आप बताइएगा यहाँ पे कि ये कौन सा एनिमल है और ये कौन सा बर्ड है। इसके बारे में मैंने आपको एनिमल बिहेवियर में बताया था। बाकी बात करते हैं इस हॉर्स की। तो भैया ये आपको दिखने में नॉर्मल हॉर्स जैसा है, बट ये होता नहीं है नॉर्मल हॉर्स जैसा। मस्टैंग हॉर्स अगर आपने सुना होगा तो काफ़ी तेज़ होते हैं ये और काफ़ी भड़कीले होते हैं। इनकी जो गर्दन होती है वो लंबी नहीं है, अगर आप देखें तो इनकी गर्दन थोड़ी सी आपको मोटी देखने को मिलती है नॉर्मल हॉर्स के मुकाबले। तो ये हॉर्स की एक स्पेसीज होते हैं जिसका नाम है पर्सिवैलिस्किस वाइल्ड हॉर्स। भैया नाम वगैरह देख लीजिएगा। मैं इंडियन हूँ, मैं कोई ऐसा रशियन और पेरिस वाला तो हूँ नहीं, ठीक है। तो ये जो एनिमल आपका है, और जिस भी लैंग्वेज हो मुझे क्या पता, तो ये जो है एनिमल आपका, ये हॉर्स जो है, ये वाइल्ड हॉर्स, ये एक एग्जाम्पल है जू का जहाँ पे इसको एक्सटिंक्शन के कगार पे था, बट इसको स्टोर करके लोग रखते हैं जू के अंदर। अगर मैं वहीं पर बात करूँ, आप देख रहे हैं पीटर डेविड्स डियर इसका नाम है, और इसको भी जू के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं प्रिजर्व और कंजर्व करके रखते हैं। उसके बाद ये पंछी है जिसका नाम है मॉरिटस कैस्ट्रल। ये एक ईगल वगैरह में आता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जो गिद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इसको रखा जाता है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन बाइसन, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जू के अंदर प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखे जाते हैं। तो ये जू के कुछ सक्सेस हैं जहाँ पे हम इन सभी स्पीसीज़ को बचा करके रखते हुए आए हैं। उसके बाद बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए कई दफ़े एग्जाम में आ जाता है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब बोटेनिकल गार्डन जो था, देयर आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1600 बोटेनिकल गार्डन जो है पूरे विश्व के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। दे रिसीव ओवर 150 मिलियन विजिटर आ ईयर। ये इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा विजिटर पर ईयर आते हैं। द बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट जो है BGCI जो है आपका बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, इसको 1987 यूपी was set up not UP, set up in 1987, and its role is to collect make available information of plant conservation। तो इसको जो है बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया 1987 ईस्वी में, और इसको बताया गया कि इसके अंदर हम लोग प्लांट से रिलेटेड जो भी आपके इंफॉर्मेशंस हैं प्लांट को कंजर्व करने का, जैसे आप वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े थे एनिमल के लिए, तो प्लांट के लिए यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है। और कुछ बोटेनिकल गार्डन जैसे आप NBRI का नाम सुने होंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे है NBRI बोटेनिकल गार्डन है, और समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरह से बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे प्लांट के बारे में हम डिटेल और उसको कंजर्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशंस रखते हैं। These botanical garden are important as it is estimated that 60,000 plant species could be lost in the next 50 year. Botanical garden tend to look after plant in one of 5 category below। इसमें जो है हम बोटेनिकल गार्डन के अंदर हम प्लांट को देखते हैं और उसके बाद उन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो नंबर 1 जो आता है वो आता है रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट। जो रेयर प्लांट है और इंडेंजर्ड प्लांट है, उन प्लांट को बोटेनिकल गार्डन के अंदर रखते हैं। जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट है उसको हम लोग इसके अंदर रखते हैं। जो आपके स्पेसीज दैट आर नीडेड फॉर रीस्टोरेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, जो किसी एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो ट्री बनाए गए हैं, जो है ट्री रोल प्ले करते हैं, उस प्लांट को हम लोग देखते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। की स्टोन स्पेसीज जो होते हैं प्लांट के, इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग स्टोर करके रखते हैं। साथ में टेक्सोनॉमिकली आइसोलेटेड स्पेसीज जो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम है, उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं आपके बोटेनिकल गार्डन के अंदर रखते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो बोटेनिकल गार्डन के अंदर हम लोग रखना पसंद करते हैं। और तकरीबन 1600 बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट जो हैं वो आपके कंजर्व करके रखे जाते हैं, बहुत सारे प्लांट के डिटेल कंजर्व करके रखे जाते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें बोटेनिकल गार्डन के सक्सेस की, तो एक प्लांट का नाम है टोरे पाइन्स। अब ये पाइन्स जो था, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस टोरे पाइन को लेकर के। बात ऐसी है कि देखिए क्या हुआ था कि पाइनस एक प्लांट था, और पाइनस प्लांट क्या था कि जिसको हम लोग टोरे पाइन नाम देते हैं इस पाइनस प्लांट को, और इस प्लांट का नाम होता है पाइनस टेरेआना। और ये प्लांट जो होता है, क्या होता था कि भाई पाया तो जाता था, बट रीज़न ये हुआ कि 1989 में आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक मतलब कि एक LPS बीटल नाम का एक इंसेक्ट था जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। LPS बीटल नाम का एक इंसेक्ट था। ये इंसेक्ट क्या हुआ कि इतना ज़्यादा फैला इस प्लांट के ऊपर
कि इसने बहुत सारे प्लांट को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। आउटब्रेक मतलब जो चारों, जैसे आप क्वारंटीन, जैसे आप कोविड पढ़ते हैं ना, तो बस उसी तरह, मतलब हर जगह पे ये फैलना शुरू कर दिया। आउटब्रेक मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू कर दिया एलपीएस बीटल जो था, और जहां जहां पाइनस था वहां वहां क्या कर दिया, प्लांट को तबाह कर दिया। उसके बाद क्या किया गया कि 1991 में 840 जो ट्री थी हमारी इसकी, वो डेड हो गई ड्यू टू एलपीएस बीटल के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया कि साइंटिस्टों के मन में ख्याल आया और उन्होंने 30,000 जो सीड होती हैं उसको कलेक्ट करके रख लिया, तकरीबन 149 पेड़ से 30,000 सीड को इन्होंने क्या कर लिया, कलेक्ट करके रख लिया। और उसके बाद इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 1981, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,00,000 2,80,000 एलपीएस बीटल जो थे वो पकड़े गए, फनल में ट्रैप किए गए, एंड द एलपीएस वर एलिमिनेटेड बाय 1992। और बाद में 1992 के अंदर जो है हमने इनको जो है वो एलिमिनेट किया, खत्म किया। इन 1992 ट्री वाज रिटर्न, और उसके बाद 1992 में दोबारा हमने इस ट्री को लगाना शुरू किया। एंड उसके बाद सीड ओनली हैव, उसके बाद यहाँ पर 1992 ट्रीज वर रिटर्निंग प्रोजेनी टू करेक्ट एरिया जेनेटिकली। हमने ये देख करके लगाया कि भाई किस एरिया में उस ट्री को जो है लगाना ज़्यादा सही है, उसके जेनेटिक के लिए बहुत ही अच्छा है, उसके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उस एरिया में हमने दोबारा से उस ट्री को लगाया। सीड ओनली हैड 2% जर्मिनेशन रेट। सीड जो थी हमारे पास, ज़्यादा सीड की जर्मिनेशन रेट नहीं थी, ओनली 2% ही जर्मिनेशन रेट था भाई। मतलब बहुत ही कम सीड जो थी वो जर्मिनेट करती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके सीड एडवांस नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म के, आपको पता है। तो बाकी कंटेनर ग्रोन सीडलिंग डिड वेल, बाकी हम लोग सीडलिंग को जो है कंटेनर्स में भी ग्रो कराते रहे। और नाउ देयर आर 6,000 इंडिविजुअल इन द वाइल्ड, और तकरीबन अभी हमारे पास 6,000 जो पाइन्स के पेड़ हैं वो हमारे पास में अभी मौजूद हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हमने इन पाइन्स को जो है दोबारा बचाया बीटल के, और ये बोटेनिकल गार्डन की बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाती है। अगर वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें एक्स-टू कंजर्वेशन के नेक्स्ट कैटेगरीज की, तो इसमें आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं सीड बैंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड बैंक नाम से ही क्लियर है कि सीड को प्रिजर्व करके एक जगह पे रखना। बट भैया सीड ऐसे नहीं प्रिजर्व होते। देखो, किसी भी सीड बैंक को बनाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो कोई एक सीड बैंक आप ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है भैया हम स्टोर करके रख सकते। आपको हर एक सीड के बारे में, आपको हर एक प्लांट के बारे में, नॉर्मल प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आप आम, बरगद, नीम, पीपल, ऐसे बात में नहीं कर रहा हूं। हर एक स्पेशल प्लांट के बारे में आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन डिटेल होनी कंपलसरी है। अदरवाइज आपको नहीं पता होगा कि कौन सा सीड कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, मतलब उसकी वायबिलिटी कितनी है, कितने टाइम में वो जर्मिनेट करेगा, किस टेम्परेचर का वो सीड है। अंटार्कटिका वाला तो नहीं है कि कहीं हम उसको ठंडा टेम्परेचर दे दे तो फ्रिज में रख दे तो जर्मिनेट कर जाए, ऐसा नहीं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें सीड को प्रिजर्व करना, जो आपको जितना सिंपल लग रहा है, इट्स सो हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होता है। जहां पे पहली चीज तो हमें पता लगनी चाहिए सीड है किस चीज का, सीड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सीड को ग्रो करा रहे हो तो सीड की कंडीशंस क्या है ग्रोविंग की, ये तमाम तरह की चीजें, साथ में कितना वाइबल है वो सीड, साथ में बहुत सारी और प्रोसीजर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसीजर जो है सीड को स्टोर करने का वो है क्लीनिंग। क्या है? क्लीनिंग। और सीड से हम भैया दो चीज ले सकते हैं, एक तो भाई हम अपने प्लांट पॉपुलेशन को ग्रो करा सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज हम उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी रख सकते हैं। प्रिजर्विंग द सीड फॉर यूज लेटर इज लॉन्ग प्रोसेस। सीड को रखना काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, आप काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है सीड को प्रिजर्व करने के बाद उसको ग्रो कैसे कराना है, ठीक है। एक्सरे एनालिसिस की जाती है, अमेजिंग, ठीक है। क्लीनिंग करना, सबसे पहले आपने सीड लिया, उसको अच्छी तरह से क्लीन करो, कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। पता चला आपने प्रिजर्व किया खूब सारी सीड के अंदर और वो कंटामिनेटेड हो गया, भाई गया काम, पूरा का पूरा सीड बेकार। तो भैया क्लीनिंग अच्छे से करनी है, स्टेराइल कर देना है। फिर उसके बाद उसका क्या करना है? एक्सरे एनालिसिस करना है, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, एक्सरे एनालिसिस करना है। फिर उसको सुखाना है, पैक करना है, फिर जर्मिनेशन मॉनिटरिंग करनी है। तो एक एक स्टेप समझते चलते हैं। जिसको नोट्स बनाना है सीड बैंक पे नोट्स बना सकता है, ये नोट्स कमाल की बन जाएगी आपकी। अब देखिए, सबसे पहली प्रोसेस है क्लीनिंग करना। क्लीनिंग के लिए हम लोग भैया, मैंने कहा कि उसको क्लीनिंग करने के बाद धूल वूल झाड़ दिया, नहीं मेरे भाई, उसको प्रॉपरली आपको चाहे अल्कोहल या जिससे भी आपको सीड क्लीन करके आप
उसको बस स्टेराइल कर लो, उसकी सेल को नुकसान ना पहुंचे, आप उसको स्टेराइल कर लो। फील्ड से पहले कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद मोर अदर सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स, ज़्यादातर सीड फ्रूट से कलेक्ट किए जाते हैं। तो भाई जो सीड से फ्रूट कलेक्ट किए जाएंगे वो अमेजिंग होंगे भाई, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम फ्रूट्स अनडैमेज्ड, और जो फ्रूट से सीड कलेक्ट किए जाते हैं भाई वो पहली बात तो अनडैमेज्ड होते हैं, ठीक है। और रेड्यूस्ड बल्क एंड डिजीज रिस्क बहुत ही कम होता है उनके अंदर। सीड्स आर ऑफन लिबरेटेड बाय हैंड, और जो सीड होती है वो बेसिकली आप हाथ से उसको साफ सफाई करके स्टेराइल कर सकते हो। अगेन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसकी करते हैं एक्सरे एनालिसिस। क्या करते हैं? एक्सरे एनालिसिस, मतलब जो सीड हमने ली हुई है, क्या उस सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है क्या वो नॉर्मल है, क्या वो वायबल रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं इस सीड के अंदर कोई पैथोजन तो नहीं घुसा हुआ है। ये सारी चीज हम एक्सरे एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि मैडम आपको बगल में दिखाई दे रही हैं। अ फ्यू सीड्स आर टेकन एन एक्सरे रेड, कुछ सीड को लेते हैं उसको एक्सरे में हम लोग चेक करते हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। दिस इज डन हाउ मेनी सैंपल्स आर इम्पटी सीड, कितने सीड जो हैं वो इम्पटी हैं, कहीं कोई लार्वा तो कहीं सीड के अंदर नहीं है, इसका पता लगाते हैं। एक्सरे सीड आर ऑफन थ्रो अवे आफ्टरवर्ड एंड दे में बी जेनेटिकली डैमेज, और जो जेनेटिकली डैमेज होते हैं उनको भी हम बाहर फेंक देते हैं। तो जेनेटिकली करेक्ट होने चाहिए, कोई लार्वा अंदर नहीं होना चाहिए, एक्सरे में पता लगाने से पता चल जाता है। साथ में कई और भी चीजें हमें यहाँ पे पता लग जाती हैं। अगर उसके बाद बात करें कि सीड बैंक की, तो सीड बैंक के अंदर हम लोग ड्राइंग, पैकिंग एंड स्टोरेज, ये बहुत बड़ा काम होता है। आप केवल सीड बैंक में इतना ही प्रोसेस नहीं है, उसको स्टोरेज का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना हो। तो पहली जगह पे ड्राइंग एंड फ्रीजिंग आपको ध्यान में रखना है, कौन सा सीड ड्राई पे रखना है, कौन सा सीड फ्रीजिंग में रखना है। द सीड इंक्रीज दैट टाइम दैट सीड विल बी लास्ट, मतलब कि अगर आप उसको इस तरह के क्लाइमेट में रखते हो जहां वो जमीन है, तो आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। दिस टेक अबाउट अ मंथ, ये जो है महीने तक का आपको टाइम तकरीबन दे देते हैं। द सीड इज देन पुट इनटू एयर टाइट कंटेनर एंड केप्ट एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम इसको क्या काम करते हैं कि देखो आपको मैंने एक चीज़ बताया हुआ था ना, वर्नलाइजेशन। तो अगर उसको जर्मिनेट करना है तो आपको इतना कोल्ड टेम्परेचर, तो मतलब इतना हाई टेम्परेचर आपको देना ही पड़ेगा, तकरीबन 15 से 18 डिग्री में रखते हैं। फिर उसके बाद उसको एयर टाइट कर देते हैं और उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर उसको क्या कर देते हैं भाई, स्टोर करके हम लोग रख देते हैं उस सीड को, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मिनेशन मॉनिटरिंग की, तो जर्मिनेशन मॉनिटरिंग में अगर हम लोग बात करें तो अ फ्यू सीड्स आर टेस्टेड फॉर वायबिलिटी। जर्मिनेशन मॉनिटरिंग में हम लोग कुछ सीड को ले लेते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि भाई टेस्ट करें कि ये सीड आपका चल भी रहा है कि नहीं। तो आप फ्यू सीड आर टेस्टेड फॉर वायबिलिटी वंस दे हैव बीन फ्रोजन, जब वो आपके कोल्ड होते हैं तो हम उसको जो है उसकी वायबिलिटी को टेस्ट करते हैं फ्रोज करके, मतलब उसको थोड़ा ठंड दे करके। इफ दे डू नॉट जर्मिनेट दे आर आइदर डेड और डॉर्मेंट, अगर वो नहीं जर्मिनेट करता तो या तो वो डॉर्मेंट है, हम उसको कंडीशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो डेड हो चुका है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टेट, द वाइटल स्टेन टेट्राजोलियम इज यूज्ड। हम लोग इसको पता लगाने के लिए कि वो डेड है या फिर डॉर्मेंट है, एक स्ट्रेन यूज करते हैं टेट्राजोलियम। तो अगर भाई वो डेड है तो अलग कलर आपको दे सकता है, अगर वो जिंदा है तो वो अलग कलर आपको दे सकता है, मतलब डॉर्मेंट है तो डेड नहीं है, डॉर्मेंट है तो बस वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है उस वक्त, बाकी वो लीविंग है, ठीक है। अ फ्यू सीड आर टेस्टेड एवरी 10 ईयर, चेक जर्मिनेशन। हर सीड को तकरीबन 10 साल में जो है एक बार चेक किया जाता है कि वो जर्मिनेट कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट XC2 कंजर्वेशन आता है जीन बैंक। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप इसको आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपका आता है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जीन बैंक। जीन बैंक जो है वहाँ पे हम लोग DNA सैंपल्स को कलेक्ट करके रखते हैं। ये बड़े बड़े आपको कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, टुगेदर विद सैंपल ऑफ सोमैटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि इनको हम लोग सोमैटिक, मतलब जो भी हम लोग सेल्स वगैरह है उनको एक साथ में ही पूरा का पूरा कलेक्ट करके रखते हैं। जीन बैंक प्रिजर्व द स्टॉक ऑफ बोथ सीड एंड वेजिटेटिव मटेरियल। हम लोग दोनों चीज़ को जीन बैंक में रखते हैं। अगर हमें सीड की कोई डिटेल मिली हुई है, सीड का कोई DNA मिला हुआ है तो हम उसको भी रख सकते हैं, अगर उसके कोई पार्ट का DNA है तो हम उसको भी रख सकते हैं। दोनों पार्ट से मतलब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट सीड वगैरह का भी DNA रख सकते हैं और वेजिटेटिव मटेरियल का भी DNA स्टोर करके जीन बैंक में रखते हैं। अब उसके बाद मेजर जीन बैंक जो इंडिया में है तो बहुत फेमस आपके सामने नाम आता है CMAP, जिसका डायग्राम आपके बगल में है।
तो सी मैप जो आपका लखनऊ में है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद का हूँ तो भाई मैं ऑफ कोर्स मैं विजिट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली, क्रॉप प्लांट, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट TBZRI। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ मेडिसिनल प्लांट स्पेसीज जो हैं वो आपकी, अगर मैं उसके बाद बात करूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सी मैप लखनऊ फॉर मेडिकल प्लांट एंड साइंसेज, ये आपका TVM फॉर मेडिकल प्लांट्स। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे आपका है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, तो ये भी आपका लखनऊ में है। तो दो बहुत ही बेहतरीन जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो आपको लखनऊ में देखने को मिल जाते हैं, और ये वर्ल्ड क्लास लेवल हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। आप अब वर्ल्ड क्लास बोल दिया, नेशनल आप लेवल बोल दो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर उसके बाद हम बात करें जर्म प्लास बैंक की, तो जर्म प्लास बैंक भी जो है कहीं ना कहीं वो आपके ex-situ कंजर्वेशंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें भी हम नेचुरल कंडीशन तो ला ही नहीं रहे, प्लांट तो ला ही नहीं रहे, नेचुरल कंडीशन कहाँ से लाएंगे। तो जर्म प्लास बैंक में भी हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरली कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को भी इसमें भी हम लोग कंजर्व करके रखते हैं, मे बी लॉस थ्रू जेनेटिक इरोजन्स। इन प्रैक्टिस जर्म प्लास इज अ प्लांट पार्ट विच न्यू प्लांट कैन बी जनरेटेड। जो हमारा जर्म प्लास होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा प्लांट का पार्ट ही होता है जिससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, और इसका बेसिकली इस्तेमाल हम लोग टिश्यू कल्चर और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में करते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जर्म प्लास बैंक में क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लास, और इसी को हम लोग जर्म प्लास कहते हैं। और ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है, तकरीबन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई इसको लिक्विड नाइट्रोजन पे क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। ये था हमारा जर्म प्लास बैंक। आशा है आपको आया होगा ये वीडियो पसंद। बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं बहुत ही स्थिर होकर बताता तो, बट ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो, या फिर आप लिंक्डइन पे जाइए, वेदांत बायोलॉजी पे आपको ये स्लाइड्स देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती है, वेदांत बायोलॉजी चैनल है, और अंकित मिश्रा 0402, वहाँ पर भी जा करके आप इस स्लाइड्स को देख सकते हैं। ऐसा वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और सभी बच्चे इसको देखिएगा। जनरल नॉलेज भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।